एक्सेलरेटिंग बॉडी। अगर कोई बॉडी है वो एक्सेलरेट कर रही है, तब उस केस में कैसे हम उस पे लगाने वाले फोर्स लगाएंगे। ब्लॉक वाली प्रॉब्लम है वही करने वाले हैं। तो जब भी अपने पास में कोई ब्लॉक प्रॉब्लम है तो अपने पास में जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर बॉडी का जो मास है वो कांस्टेंट हो तब ये वाली इक्वेशन अपने पास में वैलिड रहेगी। एक्स डायरेक्शन में अगर हमें लगाना हो तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्स डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन। वाई डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, मास इंटू एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन। फोर्स अलोंग इंक्लाइंड प्लेन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, तो ऐसे अपने पास में प्रॉब्लम है उनको सोल्व किया जाएगा। अब इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं पहले जो बेसिक चीज़ है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, उनको समझा देता हूँ। ठीक है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है ये, अदरवाइज इनका ज़्यादा कुछ सेंस नहीं बनता है। बेसिक क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन है उनका मैं डायग्राम बना के रख लेता हूँ। ये कुछ 4 क्वेश्चन हैं जो कि मैंने लिख लिए हैं। इन 4 क्वेश्चन को नोट करो पहले तो। अब इन चारों क्वेश्चन में हमें जो न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है एक्सेलेटिंग बॉडी वाली, इन सब का यूज करके एक्सेलेरेशन को निकालना है या तो इनके लिए जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन लिखनी है। तो अब देखो, और ये सारे के सारे स्पेस में रखे हुए हैं तो इनमें ग्रेविटी कुछ नहीं लग रही है, जितना फोर्स दिया हुआ है सिर्फ उतना ही लग रहा है, तो ग्रेविटी इनमें कंसिडर नहीं करनी है। सबसे पहले वाले फोर्स की, सबसे पहले वाले ब्लॉक की मैं अगर बात करूं तो इसमें जो 20 kg, जो 20 न्यूटन और 20 न्यूटन है, ये दोनों बैलेंस्ड फोर्स हैं। सिर्फ एक 2 न्यूटन का फोर्स बच गया है। अगर 2 न्यूटन का फोर्स बच गया है तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉडी है इस डायरेक्शन में ही मूव करेगी। ठीक है, बॉडी है वो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी क्योंकि 2 न्यूटन का फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन बनेगी, फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन पे इस पे लगने वाला फोर्स है 2 और इसका मास है 1, तो एक्स में इसका एक्सेलेरेशन बन जाता है 2। ठीक है, तो एक्स में अपने पास में आंसर आ गया। ठीक है, वाई डायरेक्शन में इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो कुछ है ही नहीं, वाई डायरेक्शन में दोनों बैलेंस्ड फोर्स है। सेकेंड वाला जो डायग्राम है इस चीज़ का यूज करके निकालते हैं। एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगा देता हूँ, इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन। फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में है 2, मास है 1 ax। एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन है वो बन गया है 2। ठीक है, सिमिलरली वाई डायरेक्शन के लिए लिखते हैं, वाई डायरेक्शन में एकमात्र फोर्स लग रहा है वो जो कि है 5, मास है इसका 1 इंटू एक्सेलेरेशन अलोंग वाई। तो वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन है वो बन गया है 5। तो इस तरीके से अपने पास में एक्स और वाई डायरेक्शन के जो एक्सेलेरेशन है वो आ गए। नेक्स्ट है जो थर्ड वाली प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में भी यही लगा देंगे, नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो बॉडी है इस पे नेट जो फोर्स है वो इस तरफ लग रहा है 20 और 10 भी इस तरफ, तो नेट एक्सेलेरेशन इसी तरफ होगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू बॉडी का मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो इसका नेट फोर्स क्या है, देखो 20 भी राइट में है 10 भी राइट में है, तो 20 और 10 ऐड हो जाएंगे तो नेट फोर्स बन जाएगा 30 मास इंटू एक्सेलेरेशन। इसका एक्सेलेरेशन हो जाता है 30 और इसकी डायरेक्शन मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी है एरो बना के। ओके, इसके बाद में है नेक्स्ट, एक तरफ टेंशन लग रहा है, एक तरफ टी है, एक तरफ एफ है। ऐसा मान लेते हैं अपने पास में क्वेश्चन में ही ऐसा गिवन था, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी नेट फोर्स इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। अब क्योंकि एक्सेलरेशन राइट साइड में है, इसका मतलब है जो नेट फोर्स है वो राइट साइड में ही होगा, मतलब राइट वाला जो एफ है वो ज़्यादा है, टी है वो कम है। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। तो इसकी सिर्फ इक्वेशन लिखी जा सकती है जो कि बनती है एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। ऐसे कोई भी जो बेसिक प्रॉब्लम है उन सबको इस तरीके से ही सोल्व करना होगा।
ओके। अब इस पे बेस्ड जो काम के क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। घटिया से क्वेश्चन हम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे चकाचक क्वेश्चन वाले करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में जो हमें कैलकुलेट करना है वो देखो क्या है। फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक ब्लॉक है जो कि 2 kg का है, उस पे लगने वाला जो फोर्स है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो फोर्स के साथ साथ में यहाँ पे लगने वाला इसका एंगल भी पता होना चाहिए। तो जो फोर्स है वो लग रहा है 37 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो इस केस में हमें इसका नॉर्मल रिएक्शन और इसका एक्सेलेरेशन है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बना दे। 2 kg का जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो देखो ऐसे बनेगा। 2 का जो 20 न्यूटन है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हो जाएगा 20 cos 37। इसका जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट है वो हो जाएगा 20 sin 37। इसका जो वेट है वो लग रहा होगा m इंटू जी, तो 2 इंटू जी की वैल्यू है 10, तो 20 न्यूटन, ये लिख दिया। और नीचे वाली सरफेस से ऊपर की डायरेक्शन में एक नॉर्मल भी लग रहा होगा, तो नॉर्मल है उसकी वैल्यू लिख दी है n। तो इस तरीके से इस पे लगने वाले जो फोर्स हैं वो आ गए। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं वाई एक्सिस के अलोंग में और एक्स एक्सिस के अलोंग में। तो अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा सोल्व करते हैं अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में इसको जब हम पहले वाई में सोल्व कर लेते हैं। वाई में लगने वाले सारे फोर्स बैलेंस्ड है, वाई में कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। तो जितना ऊपर की तरफ फोर्स है नॉर्मल प्लस 20 साइन 37 इज इक्वल टू नीचे की तरफ लगने वाला है 20। नॉर्मल प्लस 20 साइन 37 बन जाता है 3/5, जो कि है 20, ये बन जाता है 4। नॉर्मल प्लस 12 इज इक्वल टू 20, तो नॉर्मल की वैल्यू बन जाती है 8 न्यूटन। ये हो गया अपने पास में नॉर्मल का आंसर। वाई एक्सिस से अपना नॉर्मल है वो निकल के आ गया है। अब हम सोल्व करते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग में। एक्स एक्सिस के अलोंग में अनबैलेंस्ड फोर्स है, सिर्फ एक फोर्स है। तो एक फोर्स है तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा बॉडी का। ठीक है, राइट डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट करेगी, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो लगाना पड़ेगा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बैलेंस्ड में ऐसे लगाते हैं इक्वेशन, अपवर्ड वाला और डाउनवर्ड वाला सेम है, बट अनबैलेंस्ड में ये इक्वेशन लगाते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स है 20 cos 37 इज इक्वल टू बॉडी का मास है 2 और एक्सेलरेशन। तो 20 cos 37 अपने पास में बन गया है 4/5 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 पे, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, और 4 2 जा 8। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो आ जाता है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बन गया है इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन भी बता दी है, एक्स डायरेक्शन में ही है वो एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन में तो बैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं। तो ये है अपने पास में इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। अब इसके बाद में है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, तो वो देखो क्या है। तो ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन, 3 ब्लॉक है 2 kg 3 kg एंड 10 kg। ठीक है, उनको मैंने कनेक्ट कर रखा है एक रस्सी के साथ में, जो कि फोर्स लगा रही है 30 न्यूटन का। ठीक है, ऐसे अपने पास में है क्वेश्चन। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच ब्लॉक। इस पे जगह हुए तीनों ब्लॉक हैं उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। न्यूटन लॉ अप्लाई करना है तीनों ब्लॉक्स पे, तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना है, और इसके अंदर में जो दोनों स्ट्रिंग बंधी हुई है, एक ये स्ट्रिंग है एक ये स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर में टेंशन निकालनी है। ये बन जाता है अपने पास में क्वेश्चन। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें सबसे पहला काम क्या है कि इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। सबसे पहले मैं 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो ये अपने पास में 2 kg। देखो कैसा फ्री बॉडी डायग्राम होगा। यहाँ पे जो टेंशन है वो T1 रहेगी, एक्शन रिएक्शन पेयर बना दिया है दोनों एंड पे। यहाँ पे जो टेंशन है वो T2 रहेगी, एक्शन रिएक्शन पेयर बना दिया है दोनों एंड्स पे। राइट में तो 30 न्यूटन लग ही रहा है। तो 2 kg है, 2 kg का जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो सिर्फ इतना सा होगा।
2 kg पे एकमात्र फोर्स लग रहा है T1। इसके बाद में नेक्स्ट है फ्री बॉडी डायग्राम, वो है 3 kg का। राइट डायरेक्शन में लग रहा है T2, लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है T1। नेक्स्ट जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो है 10 kg का। 10 kg पे राइट डायरेक्शन में लग रहा है 30 न्यूटन, लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है T2। ओके, ये अपने पास में हो गया है तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम। अब तीनों पे लगने वाला जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये 30 न्यूटन के फोर्स से राइट डायरेक्शन में जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, और तीनों एक रस्सियों से बंधे हुए हैं, मतलब तीनों के तीनों ब्लॉक जो हैं सेम एक्सेलरेशन से ही मूव करेंगे राइट डायरेक्शन में। इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका भी एक्सेलरेशन राइट में होगा ए, इसका एक्सेलरेशन भी राइट में होगा ए, इसका एक्सेलरेशन भी राइट में होगा ए। सबका एक्सेलरेशन मैंने लिख दिया है, सब पे लगने वाले फोर्स मैंने लिख दिए हैं, और सबका फ्री बॉडी डायग्राम भी बना दिया है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप है, इन सब पे न्यूटन लॉ अप्लाई करना है। सब ब्लॉक पे न्यूटन लॉ है वो अप्लाई करते हैं। इस पे अनबैलेंस्ड फोर्स है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन यूज होगी। इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो आ जाएगा इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पे एकमात्र फोर्स लग रहा है T1, वही इसका नेट फोर्स है। इस ब्लॉक का मास है 2 और एक्सेलरेशन है ए। फर्स्ट इक्वेशन आ गई है इस वाले ब्लॉक के लिए। नेक्स्ट इक्वेशन निकालते हैं 3 kg के लिए। 3 kg पे भी सेम ही इक्वेशन अप्लीकेबल होगी। 5 kg पे भी, जो 10 kg है उस पे भी सेम ही इक्वेशन अप्लीकेबल होगी। इस पे लगने वाला नेट फोर्स, इस पे एक T1 लग रहा है, एक T2 लग रहा है। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि T1 ज़्यादा है या T2 ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेशन अगर राइट में है तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो T2 माइनस T1 ये बन गया है नेट फोर्स। T2 माइनस T1, इसका जो मास है वो है 3, एक्सेलरेशन है वो है A। ये बन गई है इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इस केस में लिखते हैं, तो राइट डायरेक्शन में 30, लेफ्ट डायरेक्शन में है T2 और नेट एक्सेलरेशन है राइट में। तो इसका आंसर हो जाता है नेट फोर्स इज इक्वल टू 30 माइनस T2 इज इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बन गई है इक्वेशन नंबर 3। ऐसे करके बन जाती है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो अब इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है। इन सबको सोल्व करके एक्सेलरेशन निकालना है। तो इन सबको सोल्व करके एक्सेलरेशन निकालना भी बिल्कुल आसान है। तीनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूं। एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो इनकी लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट में ऐड करूंगा, राइट साइड है उसको राइट में ऐड करूंगा। तो लेफ्ट साइड देखो क्या बनती है, T1 प्लस T2 माइनस T1 प्लस 30 माइनस T2। राइट साइड बनती है 2A प्लस 3A प्लस 10A। तो T1 से T1 कैंसिल आउट, T2 से T2 कैंसिल आउट, T1 से T1 कैंसिल आउट। लेफ्ट डायरेक्शन में बचा है सिर्फ 30, राइट डायरेक्शन में बन गया है 3 प्लस 2 5 और 10 15A। 15A। तो इधर से जो एक्सेलरेशन है वो बन चुका है 30/50, मतलब कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपने पास में जो एक्सेलरेशन है उसका आंसर बन जाता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो तीनों ब्लॉक्स का सेम एक्सेलरेशन था कंस्ट्रेंट मोशन की वजह से, और तीनों का जो एक्सेलरेशन है वो निकल के आ गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब निकालनी है तीनों स्ट्रिंग्स में जो टेंशन है वो, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं मैं T1 इज इक्वल टू 2A। तो T1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन है 2। तो T1 की वैल्यू बनती है 4 न्यूटन, ठीक है। अब इसी चीज़ को इक्वेशन पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3A। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 इंटू ए। तो T2 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। तो T2 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। T2 की वैल्यू हो जाती है 10 न्यूटन। T1 है 4, T2 है 10, और इसका जो एक्सेलरेशन निकल के आया है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस ये अपने पास में आंसर हो जाता है।
ठीक है, इतनी सिंपल तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। इसका देखो एक और सिंपल वे बताता हूं, अदर वे। ठीक है, अदर वे क्या है कि हम इसका कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, वो चीज मैंने कहा था, वी कैन मेक कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम। और देखो कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम है तो सबसे पहले एक्सेलेरेशन जब निकालना है तो तीनों का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना, 2 + 3 + 10। इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो है 30 न्यूटन। पूरा सिस्टम राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो इस पूरे सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स है वो है 30। टोटल का जो मास बन चुका है वो बन चुका है 15 इंटू ए। तो इधर पे जो एक्सेलेरेशन आ जाता है वो आ जाता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स है 30/15। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाती है 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। चलो, तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो अपने लिए एक्सेलेरेशन निकालना बिल्कुल ही आसान हो गया। अब इसके बाद में इससे आगे कोई भी चीज़ निकालनी है, ठीक है, जैसे टेंशन निकालनी है T1, तो उस केस में इस ऐसी साइड से शुरू करो जहां पे फोर्स नहीं लग रहा है। तो 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। तो 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो 2 kg पे जो एकमात्र टेंशन लग रही है T1 है और इसका एक्सेलेरेशन है 2। तो यहाँ पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो है T1, इस बॉडी का मास है 2, एक्सेलेरेशन है 2। तो आंसर आ जाती है 4 न्यूटन। तो T1 है उसकी वैल्यू हो गई है 4 न्यूटन। अब इससे नेक्स्ट केस के अंदर में हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है 2 और 3 का कंबाइन मिला के। ठीक है, लास्ट वाले जो दो ब्लॉक हैं उन दोनों का, इसका और इसका मिला के यहाँ का। ठीक है, तो इधर है T1 और T1 तो इंटरनल फोर्स हो गया, सिर्फ T2 इस पे लग रहा होगा। तो 2 + 3 इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो है T2, इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी है 2। तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स है इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, तो उसका आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। तो इस तरीके से भी इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व किया जा सकता है। ये अपने पास में एक इजी अप्रोच हो जाती है ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। तो देखो बेटा, अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है। ठीक है, 3 ब्लॉक इस तरीके से रखे हुए हैं, 10 kg, 3 kg और 2 kg। इस केस में हमें निकालना है ईच ब्लॉक, इस पे जितने ब्लॉक है सबका एक्सेलेरेशन और इन सब के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो निकालना है। ओके, इन सब के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है ना हर किसी सरफेस के बीच में, वो निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने पास में प्रॉब्लम हो गई है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है हमें। तो अब देखो, यहाँ पे अपने पास में यूज होगा वेज कंस्ट्रेंट, कि अगर मैं यहाँ से 60 न्यूटन से फोर्स लगाऊंगा तो ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, तीनों का जो एक्सेलेरेशन है वो सेम होगा। ये भी ये एक्सेलेरेशन से जाएगा, ये भी ये एक्सेलेरेशन से जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अब देखो सॉल्यूशन करते हैं कि अगर मैं अलग अलग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँ तो वो इस तरीके से बनेगा, 10, 3 और 2। इस तरफ लग रहा है 60 न्यूटन। इन दोनों सरफेस के बीच में जो नॉर्मल है उसको मैं N1 लिख दे रहा हूँ। जो 3 kg 10 पे लगा रहा है वो इधर है, जो 10 3 पे लगा रहा है वो इधर है। ठीक है, इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो नॉर्मल है उसको मैं N2 लिख दे रहा हूँ, ये है N2। सबका एक्सेलेरेशन ए ही है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास में इनका फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशन लिखी जा सकती है। बट हमें निकालना है तो हमने एक और दूसरा तरीका सीख ही लिया है। तीनों का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बना दूंगा, 10 + 3 + 2। इधर से 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये ए एक्सेलेरेशन से जा रहा है। ए एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो जाएगी इस पे लगने वाला फोर्स अपॉन इसका मास। ठीक है, तो इसका एक्सेलेरेशन बन जाता है 4 मीटर/सेकंड। नेक्स्ट हम निकालने वाले हैं इन पे लगने वाला नॉर्मल। तो सबसे पहले 2 का फ्री बॉडी डायग्राम है, इसको बनाता हूँ। 2 जो है उस पे N2 फोर्स लग रहा है, ए है उसका एक्सेलेरेशन। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलेरेशन। इस पे लगने वाला नेट फोर्स सिर्फ N2 था, इसका मास है 2 और एक्सेलेरेशन है 4। तो ये आ जाता है 8 न्यूटन। नेक्स्ट अपने पास में आ जा है
2 और 3 के बीच में लगने वाला नॉर्मल, 3 और 10 के बीच में लगने वाला नॉर्मल, इनके बीच का नॉर्मल। तो 2 और 3 का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना देता हूँ। तो जैसे ही मैं 2 और 3 का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ये है इस तरफ है 3 + 2, ऐसे लिख दिया है। तो अपने पास में इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो ये वाला नॉर्मल आ जाएगा जो 10 और 3 के बीच में लग रहा है वो। इसकी वैल्यू लिखनी है n1, इसका एक्सेलेरेशन है ये। तो नेट फोर्स इस पे लगने वाला एकमात्र फोर्स है n1, और वो हो जाएगा इसका मास, ठीक है, इनटू इसका एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन सबका ही 4 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 न्यूटन। बस ये सिंपल सा इसका क्वेश्चन था। और एक्सेलेरेशन तो सब सरफेस के बीच में नॉर्मल और सबका एक्सेलेरेशन ये सब आ गया है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस तरीके से एक ब्लॉक है, ठीक है, ऐसा लार्ज सा ब्लॉक है। इस ब्लॉक को मैंने इस तरफ खींचा है 40 न्यूटन के फोर्स से, ठीक है। एल है इसकी लेंथ, ठीक है, और एक यूनिफॉर्म ब्लॉक है, यूनिफॉर्म ब्लॉक जिसका मास m, लेंथ l। इसमें एक पॉइंट है, कोई P पॉइंट बोल दिया है मैंने, जो कि जहाँ पे फोर्स लग रहा है उधर से l/2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इसके अंदर में अपने पास में क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट टेंशन एट पॉइंट P। जो पॉइंट P है इसके अंदर में, उस पॉइंट पे टेंशन हमें निकालनी है। देखो क्या है, इस ब्लॉक को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया है, ठीक है, ताकि P वाला पॉइंट है वो बिल्कुल मिड का पॉइंट हो सके। अब देखो ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है, कुछ ना कुछ बॉन्डिंग बन रही है जिसकी वजह से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ये जुड़े हुए हैं, तो उसको मैंने एक सिंपल केस में मान लिया कि एक सिंपल ऐसी वायर है अंदर, उस वायर से दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस वायर में अगर टेंशन की बात करें, तो इसमें ये वाला एंड है इधर की तरफ टेंशन लगा रहा है, ये एंड है इधर की तरफ टेंशन लगा रहा है। तो हमें यही वाली टेंशन ही लगानी है, जो P वाला पॉइंट है उस पर कितनी टेंशन होगी। इधर से जो फोर्स लग रहा है वो है 40 न्यूटन। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो उसको देखो हमें कैसे सोल्व करना है। तो एक टाइप से मैंने एक ब्लॉक के 2 ब्लॉक बना लिए हैं, और दोनों ब्लॉक जिस रस्सी से कनेक्टेड है उस रस्सी में टेंशन निकालनी है। ऐसे कोई प्रॉब्लम आए तो इस तरीके से उसको सोल्व करना होगा। अब इसका जो मास है वो m/2 होगा, इतने से पोर्शन का जो मास है वो भी m/2 होगा। इसकी लेंथ होगी l/2, इसकी लेंथ भी होगी l/2, ठीक है। तो ये अपने पास में प्रॉब्लम बन गई है। अब सबसे पहला काम होता है ऐसे केस में एक्सेलेरेशन निकालना। कंबाइंड पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन सेम ही होगा, पूरा सिस्टम है वो सेम एक्सेलेरेशन से जा रहा होगा, इधर की तरफ भी इधर की तरफ भी। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला निकालने के लिए नेट फोर्स इस बॉडी पे, इस पूरे सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स, और इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स था 40, और पूरे सिस्टम का जो मास है वो m है। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन आ गया है। अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ, ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसका मास है m/2, इस पे लगने वाली जो टेंशन है वो ये है, और इसका एक्सेलेरेशन है इस तरीके से। बस इतना सा बन गया है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसमें इक्वेशन है उसको लगा देता हूँ मैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। इस पे लगने वाला नेट फोर्स है T, और इसका मास है m/2, और इसका एक्सेलेरेशन है वो है 40/m। इसका जो एक्सेलेरेशन है वो है 40/m। तो m से m कैंसिल आउट, तो यहाँ पे जो टेंशन है वो बन जाती है 20 न्यूटन। तो ये अपने पास में इस तरीके से केस बन जाता है कि यहाँ पे जो टेंशन है उस टेंशन का आंसर बन जाता है 40/2, और इसमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो तो बेटा, ये तो क्योंकि सिंपल ही केस था। ऐसा कोई भी सिंपल केस हो, सिंपल केस, सिंपल केस का मतलब है ये इस तरीके से कोई रोड है, इस रोड पे मैंने यहाँ से जो फोर्स लगाया है वो है 40 न्यूटन, यूनिफॉर्म है ये। इसमें अगर ये पूछा जाए कि इसमें कुछ मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ, देखो हाँ, ये है l/4,
ये डिस्टेंस भी है l/4, ये है l/4, ये भी है l/4। ठीक है, और इसमें मैंने अलग अलग पॉइंट मार्क कर दिया है, ए, ये है बी, सी, डी और ई। ठीक है, तो बेटा यहाँ वाले पॉइंट पे, सबसे इस तरफ वाले पॉइंट पे जो टेंशन है वो तो 40 ही है, ई वाले पॉइंट पे 40 न्यूटन की टेंशन होगी। इधर वाले पॉइंट पे 0 न्यूटन की टेंशन होगी। मिड पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों की एवरेज 20 न्यूटन टेंशन होगी। इस वाले पॉइंट पे बात करूँ तो 0 और 20 के बिल्कुल मिड है, तो इनके बीच में टेंशन होगी 10 न्यूटन, और ये अपने पास में 20 और 40 के बिल्कुल जस्ट मिड में है, तो यहाँ पे जो टेंशन होगी वो होगी 30 न्यूटन। तो इस तरीके से टेंशन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहती है। जिस एंड से हम खींच रहे हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन, उसके जैसे जैसे दूर दूर जाते जाएंगे तो टेंशन सेम रेशियो में डिक्रीज होती हुई चली जाएगी लेंथ के अकॉर्डिंगली। तो ऐसा रहता है। ठीक है, इसका देखो और अपने पास में क्या केस है, एग्जाम्पल याद कैसे रखेंगे। जैसे ये कोई अपने पास में डाली है, इससे हम लटके हुए हैं। ठीक है, तो हम बात करें तो अपने हाथों में सबसे ज़्यादा टेंशन होगी, क्योंकि अपना जो पूरा वेट है वो हाथों पे ही आ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे बॉडी में नीचे के पोर्शन पे आते जाएंगे उतनी ही टेंशन कम होती चली जाती है। तो जहाँ से खींचाव हो रहा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन है, उससे नीचे नीचे कम कम टेंशन होती जा रही है। वही वाला सा केस है। अगर इसकी बजाय अगर हम कहीं पे खड़े हुए हैं, ठीक है, किसी सरफेस पे अगर हम खड़े हुए हैं, तो पैरों के अंदर सबसे ज़्यादा दर्द होगा। जैसे जैसे ऊपर हाथ करके खड़े हैं तो हाथों के अंदर यहाँ पे सबसे कम दर्द होगा। ठीक है, हाथों की जो ये है यहाँ पे या सिर में, वो सबसे कम दर्द होगा। ठीक है, क्योंकि इस केस में अपने पास में नॉर्मल काम में आ रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नॉर्मल, ऊपर ऊपर जाते हैं तो नॉर्मल कम होता जा रहा है। तो ऐसा ही अपने पास में सिनेरियो है। ठीक है, तो इसके ही सिमिलर टाइप के और क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, स्पेशल केस वाले क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, अब थोड़े से इससे हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। जो बेसिक क्वेश्चन थे वो तो इसी तरीके से होंगे। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है एक इस तरीके का सिनेरियो है। ओके, देखना जरा, ऐसा सा क्वेश्चन है। इस तरफ मैंने लगा दिया है 40 न्यूटन का फोर्स, इस तरफ लगा दिया है मैंने 10 न्यूटन का फोर्स। एक रोड है जिसकी लेंथ एल है, यूनिफॉर्म रोड है, यूनिफॉर्म रोड जिसका मास है एम, लेंथ एल। ठीक है, इसका जो यहाँ से l/2 डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे हमें टेंशन बतानी है कि इस पॉइंट पे इस रोड के अंदर में कितनी सी टेंशन होगी। ये अपने पास में क्वेश्चन है। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल ही है, बस आपको इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट ही लगाना है बस। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कोई भी, तो सबसे पहले अपने पास में होता है एक्सेलेरेशन निकालना। इस तरफ का फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, इस तरफ का लग रहा है 40 न्यूटन, एम है इसका मास, राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, और इसका जो एक्सेलेरेशन हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, 40 माइनस 10 है इसका नेट फोर्स, और इसका मास है 3, 30 अपॉन एम। ये बन गया है इसका एक्सेलेरेशन। इस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है, तो क्या करते हैं, इसको इस तरीके से पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। इधर पे है 10 न्यूटन, हाफ का जो पोर्शन है उसका ही मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। तो इसका मास हो जाएगा m/2, इसके उस एंड पे जो टेंशन है वो t है, और इस तरफ इसका एक्सेलेरेशन है वो है a। ठीक है, बस इसकी इक्वेशन सोल्व करता हूँ। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, एफ नेट इज इक्वल टू इस बॉडी का मास इंटू एक्सेलेरेशन। इस पे लगने वाला नेट फोर्स है, क्योंकि राइट डायरेक्शन में एक्सेलेरेट कर रहा है, तो t ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 10, तो t माइनस 10 ये हो गया है नेट फोर्स। इसका जो मास है वो है m/2, और इसका जो एक्सेलेरेशन है वो है a की वैल्यू हमने निकाली थी जो कि थी 30 अपॉन n, तो 10 t माइनस 10 इज इक्वल टू 15, तो जो टेंशन है उसकी वैल्यू आ जाती है 25 न्यूटन। तो इस तरीके से ऐसे किसी पॉइंट पे भी टेंशन निकाली जा सकती है। ठीक है, जो हाफ ऑफ पोर्शन है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ तक की चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। चलो अब देखो एक और क्वेश्चन करता हूँ इस पे, जिससे कि इसमें जो भी कंसेप्ट में क्लियरिटी बची हुई है वो और चीज से क्लियर हो सके।
इस तरीके से है अपने पास में एक रोप मासिव रोप भी हो सकती है, या कोई भी ऐसा ब्लॉक है जिसमें इस तरफ का जो फोर्स है वो F2 है, इस तरफ का जो फोर्स है वो है F1। F1 ज़्यादा है F2 से, ये अपने पास में गिवन है। ये अपने पास में एक रोड ही है, यूनिफॉर्म है, जिसका मास है m, लेंथ L। ओके, तो जहाँ पे F1 लग रहा है उधर से x डिस्टेंस दूरी पे इस पॉइंट पे हमें टेंशन निकालनी है। फाइंड आउट टेंशन इन रोड, इस रोड में टेंशन निकालनी है एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पे, दैट इज x डिस्टेंस अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ application of force, application of force F1 वाले फोर्स से जो x डिस्टेंस दूर पे है P पॉइंट, इस पॉइंट पे मुझे टेंशन निकालनी है। क्वेश्चन समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन में जो होता है वो है एक्सेलरेशन। इस कंप्लीट जो रोड है उसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन जब भी निकाला जाता है तो कंप्लीट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस तरफ है F1, इस तरफ है F2, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ रहेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा इस पे लगने वाला नेट फोर्स जो कि है F1 माइनस F2, क्योंकि F1 ज़्यादा है, अपॉन इस कंप्लीट का मास। तो एक्सेलरेशन तो आ गया है। सेकंड अपने पास में काम होता है कि इतने छोटे से पोर्शन का जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसको हम बना लेते हैं। तो देखो, इतना जो छोटा सा पोर्शन है जिसकी की लेंथ है L, इसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। राइट डायरेक्शन में इस पे जो फोर्स लग रहा है वो है F1, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा इस पे टेंशन, जो कि हमें कैलकुलेट करना है P वाले पॉइंट की टेंशन। राइट डायरेक्शन में ये वाला पार्टिकल है एक्सेलरेट कर रहा होगा। बस इतनी सी ही इन्फॉर्मेशन है। इसका मास भी हमें नहीं पता है और बाकी इक्वेशन तो इस पे लगा ही नहीं सकते क्योंकि मास नहीं पता। तो पहले तो मास कैलकुलेट करते हैं। मास कैलकुलेट, मास में यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। L लेंथ है अपने पास में, उस पे जो मास है वो m है। 1 लेंथ है, उस पे जो मास है वो हो जाएगा m/l, और जो x लेंथ है उस पे जो मास है वो हो जाता है m/l इंटू एक्स। तो इसकी जो लेंथ है वो x ही है, उसका मास क्या हो गया है m/l इंटू एक्स। तो इसका मास हो गया है m/l इंटू एक्स। अब यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करता हूँ। राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो जो नेट फोर्स है एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स हो जाता है F1 में से T घटा दिया, F1 माइनस T, इसका मास है वो क्या है m/l इंटू एक्स, और इसका जो एक्सेलरेशन है कंप्लीट का वो एक्सेलरेशन पहले ही केस में निकाल लिया था। तो वो था अपने पास में F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई m। तो ये बन जाता है F माइनस टी इज इक्वल टू m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो F1 माइनस F2 इंटू एक्स बाई एल। तो t वाली टर्म है उसको राइट में ले जाऊंगा, इधर कर दूंगा F1 माइनस F2 इंटू एक्स बाई एल। तो टेंशन है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, L को मैंने ले लिया है LCM, F1 इंटू एल माइनस एक्स प्लस F2x। ये है बस इसका आंसर। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसकी जो कैलकुलेशंस थी उसको ही मैंने रीअरेंज किया है, इसके अलावा और कुछ भी इसमें नहीं किया है। ओके, तो इतना सा ही इसके अंदर में समझने की चीज़ थी। नेक्स्ट देखो तो बेटा कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो ये है, ए 10 kg वेट इज सस्पेंडेड एज शोन बिलो
देन टेंशन T1 एंड T2। तो इस केस में T1 और T2 वाली टेंशन क्या होगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि इस तरफ वाली टेंशन है वो है T1, इस तरफ वाली टेंशन है वो है T2, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो है 60 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो इसमें वही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फोर्स बैलेंसिंग करनी है। तो T1 है उसके कंपोनेंट कर लेते हैं। T1 का एक इधर का कंपोनेंट आएगा, एक इधर का। ये वाला एंगल 60 है, तो ये वाला जो एंगल है ये बन जाएगा 60। तो T1 का इधर कंपोनेंट हो जाएगा T1 cos 60, ऊपर वाला हो जाएगा T1 sin 60। बस इतनी ही अपने पास में प्रॉब्लम थी। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फोर्स की बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो T1 cos 60 इज इक्वल टू 10 का वेट है 100 न्यूटन। ये अपने पास में वर्टिकल में बैलेंसिंग है। इस चीज़ का यूज करके 10 की वैल्यू आ जाएगी, cos 60 है उसकी वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू 100। तो T1 की वैल्यू आ जाती है 200 न्यूटन। ओके, अब यही अप्रोच हम अप्लाई करते हैं इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इधर पे जो T2 है उसकी वैल्यू आ जाती है, पहले ये गलत लिख दिया हमने, 10 का इधर वाला कंपोनेंट जो है वो है sin 60। तो sin 60 आ जाएगा √3/2। तो इसका जो फोर्स है वो आ जाता है 200/√3 न्यूटन। अब हम निकालने वाले हैं T2। लेफ्ट डायरेक्शन में T2, राइट में है T1 cos 60। T1 cos 60, T1 की वैल्यू है 200/√3, cos 60 है 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा 100/√3 न्यूटन। ऐसे करके जो दोनों फोर्स है T1 और T2, इन दोनों को निकाला जा सकता है। ओके, इसके अलावा देखो और अपने पास में एक अप्रोच ये आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, हैवी ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M हैंग इन इक्विलिब्रियम एट द एंड ऑफ रोप ऑफ मास स्मॉल m एंड लेंथ L कनेक्टेड टू द सीलिंग। तो देखो ऐसे है अपने पास में सीलिंग, सीलिंग के साथ में एक मासिव रोप कनेक्टेड है, जिस रोप का मास है स्मॉल m, और इसके नीचे एक ब्लॉक बांध रखा है जिसका मास है कैपिटल M। डिटरमाइन द टेंशन इन द रोप एट डिस्टेंस x फ्रॉम सीलिंग। सीलिंग से डिस्टेंस x पे यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंशन बतानी है, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंशन बतानी है। तो टोटल जो लेंथ थी वो थी L, तो इतनी सी लेंथ बच गई है L - x। तो यहाँ पे जो टेंशन होगी वो होगी इससे नीचे वाला जितना भी वेट है उसकी वजह से, ठीक है। कैपिटल M है, इसकी लेंथ गिवन है L - x। तो इतने से जो है इसका हमें मास निकालना है। तो L लेंथ थी उसका मास था m, 1 लेंथ है उसका मास हो जाएगा m/l, और जो L - x लेंथ है उसका मास हो जाएगा m/l इंटू L - x। तो इतना सा जो पोर्शन है उसका मास है m/l इंटू L - x। ये जो कंप्लीट है इसकी वजह से ही ऊपर की तरफ टेंशन आ रही है, ठीक है। तो टेंशन इस पूरे के वेट के इक्वल हो जाएगी। टेंशन की वैल्यू आ जाएगी m/l इंटू L - x इंटू जी प्लस कैपिटल M इंटू जी। बस ये आंसर है इसका। तो वर्टिकली हैंग कर दिया जाए तो भी आंसर में कोई स्पेसिफिकली चेंज नहीं आएगा। चलो इस पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखो ये, A man slide down a light rope whose breaking strength is n times the weight of man। n की वैल्यू है <1। ठीक है, एक मैन है किसी रोप के ऊपर में स्लाइड कर रहा है जिसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है n टाइम्स उसका वेट, ठीक है। द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ मैन सो दैट रोप जस्ट ब्रेक इज। तो मैन का मैक्सिमम एक्सेलेरेशन बताना है जिसपे कि रोप है वो जस्ट ब्रेक हो जाए। देखो ऐसे मान लेते हैं एक रोप है, ये है एक मैन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, पहले तो मैं मैन का वेट लिखता हूँ। मैन का अगर मैं वेट लिखूँ तो मैन का वेट हो जाएगा mg, ठीक है। इस रोप के अंदर में जो टेंशन आ रही है वो है T, ठीक है, और मैन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेट कर रहा है। डाउनवर्ड में क्यों एक्सेलेरेट कर रहा है वो निकालते हैं। इसके अंदर में जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो अपने पास में क्या है, ईटा टाइम्स ऑफ इसका वेट। तो मैक्सिमम टेंशन जो ये हैंडल कर सकता है
उसकी वैल्यू है ईटा टाइम्स ऑफ एम जी, ठीक है। और ईटा की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब कि ऊपर वाला फोर्स कम है, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, मतलब कि जो मैन है वो नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलेरेट करेगा। अब टेंशन को मैक्सिमम ले लेंगे तो एक्सेलेरेशन भी मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये अपने पास में चीज़ें गिवन है। यहाँ की इक्वेशन बनाते हैं तो देखो एम जी ज़्यादा है, टी कम है, तभी ये नीचे की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है। तो नेट फोर्स बन जाएगा एम जी माइनस टी इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो देखो एम जी माइनस टेंशन की भी मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं और पर्सन के भी एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं कि जैसे वो जस्ट ब्रेक हो जाए। तो टेंशन की वैल्यू क्या है, ईटा एम जी इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू। एम को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, जी इंटू 1 माइनस ईटा, ये आ गया है मैक्सिमम एक्सेलेरेशन। बस इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को वापस से देखो, इस चीज़ में वापस से क्लियरिटी आ ही जाएगी। अब देखो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जो स्प्रिंग पे बेस्ड हैं, वो क्वेश्चन करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से सिनेरियो है, एक 2 kg का मास है, एक स्प्रिंग से बांधा गया है और स्प्रिंग के उस तरफ लगा हुआ है वो है 4 kg। ठीक है, स्प्रिंग पे हम फोर्स से खींच रहे हैं, वो फोर्स है 20 न्यूटन। ओके, फाइंड आउट स्प्रिंग फोर्स इफ both blocks are moving with acceleration with same acceleration। बस एक्सेलेरेशन भी नहीं गिवन है, सेम ही गिवन है, विद सेम एक्सेलेरेशन। ये इस तरीके से अपने पास में क्वेश्चन है। तो देखो इसका आंसर है वो निकालते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों ब्लॉक हैं वो सेम एक्सेलेरेशन से मूव कर रहे हैं, तो एक्सेलेरेशन निकालना तो अपने लिए आसान है। तो कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे 2 + 4 का, क्योंकि दोनों का एक्सेलेरेशन ए ही है और जो फोर्स लग रहा है वो है 20 न्यूटन। तो एक्सेलेरेशन लग जाएगा नेट फोर्स अपॉन इनका मास, तो 20/6 मतलब कि 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है कि इनमें लगने वाला फोर्स। तो 2 है, 2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। 2 में इस तरफ है, स्प्रिंग से बंधा हुआ है, तो स्प्रिंग में जो टेंशन है वो टी हो गई है, इसका एक्सेलेरेशन तो निकल के आ ही गया है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलेरेशन जो कि है 10/3, तो इसका आंसर हो जाता है 20/3 न्यूटन। तो ये आ जाती है इसमें टेंशन। बस ये आंसर है इसका। चलो और क्वेश्चन है वो पूछता हूं मैं। एक है स्प्रिंग जिसका इस तरफ मास है 2 kg, जिसके इस तरफ मास बंधा हुआ वो है 4 kg, और इस तरफ 20 न्यूटन के फोर्स से इसको खींचा जा रहा है। ओके, यहाँ तक का है क्लियर। 2 जो है उसका एक्सेलेरेशन गिवन है, राइट डायरेक्शन में 2 का एक्सेलेरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg मास। ये है अपने पास में क्वेश्चन। इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। इसके बारे में सोचो थोड़ा सा कि ये किस तरीके से सोल्व हो सकता है। ओके, अब इसको मैं बताता हूं। अब देखो 2 है, 2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जा सकता है। 2 क्योंकि इस तरफ स्प्रिंग से बंधा हुआ है, तो स्प्रिंग के अंदर में जो टेंशन है वो आ गई है 2, और जो एक्सेलेरेशन है वो है इसका 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे इक्वेशन लगा देते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो 2 × 1 मतलब कि 2 न्यूटन। इस रस्सी के अंदर में जो टेंशन है वो है 2 न्यूटन। अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ 4 का। लेफ्ट डायरेक्शन में जो टेंशन है वो है, और इस तरफ है 2। ये मुझे कैसे पता चला कि इसकी टेंशन लेफ्ट में होगी? यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर हैं वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। टेंशन फोर्स का रिएक्शन पेयर है ये। तो इस तरफ है वो है 2 न्यूटन, राइट डायरेक्शन में वो है 20 न्यूटन, इस तरफ है 2 न्यूटन। इसका मतलब कि इसका एक्सेलेरेशन राइट डायरेक्शन में होगा, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो जाएगी नेट फोर्स बचेगा 20 - 2।
अपॉन इसका मास, तो 18/4, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी 9/2, मतलब कि 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आ जाता है 4 वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन, A4 से इसको लिख देता हूँ। इस तरीके से इसका आंसर आएगा और इसमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो और एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ स्प्रिंग पे बेस्ड। क्वेश्चन नहीं है, एक टाइप से नोट करके लिख लो। जैसा कि हमें पता है फोर्स इन स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर में जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू -kx वेक्टर फॉर्म में। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो इसका आंसर आ जाता है kx। ओके, यहाँ तक बिल्कुल डन है, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें। अगर मैं ऐसे कोई स्प्रिंग को रखता हूँ, उसको मैंने एक तरफ से बांध दिया है, एक तरफ F4 से खींच रहे हैं, k है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। एक इस तरीके से कर दिया है, दोनों तरफ ही हम इसको F4 से खींच रहे हैं, ठीक है। k है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। इस केस में अगर मैं बात करूं तो इस केस में जो टेंशन इन स्प्रिंग है उसकी वैल्यू है F, ठीक है। तो F इज इक्वल टू इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है kx, तो इसमें इलोंगेशन आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी F/k। अगर दोनों तरफ मैं F4 से खींचता हूं और मासलेस स्ट्रिंग होती है तो इसमें भी हम इसमें टेंशन निकालेंगे तो उसकी वैल्यू F ही आएगी, और उसको पुट कर देते हैं kx। तो इसमें जो इलोंगेशन आ जाता है वो भी आ जाता है F/k के ही इक्वल। तो ये जो दोनों के दोनों केस हैं ये याद रखने हैं। चाहे स्प्रिंग में दोनों तरफ इक्वल फोर्स से खींच लूँ, चाहे एक तरफ बांध के उस तरफ से इक्वल फोर्स से खींच लूँ, ठीक है। दोनों केस में जो स्प्रिंग के अंदर में इलोंगेशन है उसकी वैल्यू सेम ही आएगी, दोनों केस में इलोंगेशन सेम रहेगा। बोथ केस आर सेम। यहाँ पे भी जो रिएक्शन पेयर लग रहा है ना, इस तरफ नहीं बल्कि इस तरफ जो रिएक्शन पेयर लग रहा है वो एफ ही लगेगा, दोनों के दोनों सेम केस हैं, ठीक है। एंड इलोंगेशन इन बोथ केस इज सेम, और दोनों केस में जो इलोंगेशन है वो भी सेम रहेगा। ये वाला जो पॉइंट है इसको आपको डायरेक्टली ही याद रखना है, ठीक है। तो बेटा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेलरेटिंग बॉडी, या जिसको एटवुड मशीन भी बोल देते हैं। एक्सेलरेटिंग बॉडी या एटवुड मशीन, ठीक है। दो बॉडी है अपने पास में, उसको एक पुली की हेल्प से दोनों डायरेक्शन में हैंग किया हुआ है, ठीक है। स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिल्कुल श्योर है। देखो इस तरीके से लेट M1 एंड M2, इसका मतलब है कि M1 ज़्यादा है M2 से, आर हैंग्ड फ्रॉम ए स्ट्रिंग थ्रो ए पुली, थ्रो ए पुली, एक पुली की वजह से स्ट्रिंग के अलोंग में हैंग किया हुआ है, ठीक है। और जो अपने पास में स्ट्रिंग है और जो पुली है वो मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, ओके। तो इस तरीके का अपने पास में सिनेरियो है। एक ये है पुली और इसको मैंने फिक्स किया हुआ है, और इसके दोनों तरफ में ऐसे मास है उनसे कनेक्ट किया हुआ है। इस तरफ का मास है M1, इस तरफ का मास है M2, ठीक है। M1 और M2 ये दो मास हैं और इसको ऐसे बांधा गया है, ठीक है। और इसके अंदर में ये वाला जो मास है ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू M2। तो इस तरीके से अपने पास में सिनेरियो है। अब इसमें हमें टेंशन निकालनी है, स्ट्रिंग के अंदर में टेंशन कितनी होगी, और जो दोनों मास है M1 और M2 इन दोनों का एक्सेलेरेशन निकालना है। ये अपने पास में क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो अपने को देखना है कि इसमें कंस्ट्रेंट मोशन की वजह से कौन किस तरफ मूव करेगा, ठीक है। उस चीज़ को समझने के लिए पता है कि M1 ज़्यादा हैवी है एज कम्पेयर टू M2, इसका मतलब है M1 नीचे की डायरेक्शन में जाएगा, M2 ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। ये हो गई एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन। इसके अंदर में जो टेंशन है वो ऐसे होगी, इसका जो वेट है वो ऐसे होगा,
m2 में जो टेंशन है वो इस तरीके से होगी और इसका जो वेट है वो ऐसे होगा। अब क्योंकि ये पूरी स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग थी, इस पूरी सेम ही थी, तो इसलिए पूरी स्ट्रिंग के अंदर में टेंशन सेम ही आई है, कहीं पे भी कोई टेंशन कम नहीं हुई है, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो भी मासलेस है, पुल्ली है वो भी मासलेस है। तो ऐसा अपने पास में जो सिनेरियो है वो बन गया है। अब इन दोनों की इक्वेशन लिखते हैं, इसकी और इसकी। ठीक है, इक्वेशन फॉर m1 वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखता हूं मैं, m1 एंड m2, बस ऐसा सीधा ही लिख देंगे। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। इस पे लगने वाला नेट फोर्स लिखते हैं। इस पे एक तो है m1g, एक है टेंशन, तो इनमें से कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, m1g ज़्यादा होगा या टेंशन ज़्यादा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोल दोगे कि सर m1g ज़्यादा होगा टेंशन से, क्योंकि एक्सेलरेशन m1g की डायरेक्शन में ही है। तो इसका आंसर तो सीधा ही लिख दिया, m1g माइनस टेंशन इज इक्वल टू m1 इंटू ए। ओके, इस केस में अगर हम बात करें तो इस केस में किसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा? जरा कौन सा फोर्स ज़्यादा है, टी ज़्यादा है या m2g है? इसमें एक्सेलेरेशन ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात है, तुमने बता दिया कि टेंशन ऊपर है, m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो टेंशन माइनस m2g इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलेरेशन। सेकंड वाले ब्लॉक के लिए लिख रहे थे तो ये हो गया। ठीक है, अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है, जिससे कि अपना एक्सेलेरेशन और टेंशन आएगा। एक्सेलेरेशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है, ऐड 1 + 2। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जोड़ देंगे, राइट में राइट जोड़ देंगे। ठीक है, तो mg और माइनस m1g माइनस m2g, टेंशन से तो टेंशन कैंसिल ही हो जाना है, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी m1g माइनस m2g। राइट साइड में दोनों ऐड ही होंगे, m1a प्लस m2a। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन आ जाएगा m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये हो जाता है अपने पास में एक्सेलेरेशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी इसके अंदर में हमने ट्रिक यूज करी है। ठीक है, एक इसकी इक्वेशन बना ली, एक इसकी बना ली, इस चीज़ का यूज करके एक्सेलेरेशन निकाल लिया। अब क्योंकि एक्सेलेरेशन अगर आ गया है तो एक्सेलेरेशन से टेंशन निकालनी है, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम ही रहेगी, तो किसी भी एक इक्वेशन में टेंशन की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। नाउ पुट एक्सेलरेशन इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा m1g माइनस m1a इज इक्वल टू टेंशन। ओके, टेंशन को लेफ्ट में लिख देता हूँ, m1g माइनस m1a। m1g एज इट इज है, m1a को क्या लिखा जा सकता है, m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। दोनों इक्वेशन में से m1g को तो कॉमन ही ले लिया, 1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये बन गया है m1g। दोनों का एलसीएम ले लिया है तो अब बन गया है m1 प्लस m2 माइनस m1 और माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा m2। m1 2 से m2 कैंसिल आउट, ये बन m1 से m1 कैंसिल आउट, 2m2 बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। यही एक ऐसा इंपॉर्टेंट केस है जिसकी टेंशन भी आपको याद रखनी है, अदरवाइज और किसी केस में ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और सारे के सारे केस डायरेक्टली ही निकाला करेंगे प्रॉपर तरीके से यूज कर करके। ठीक है, अब देखो इसमें अपने को एक तरीका बताता हूँ जिससे कि एक्सेलेरेशन निकालना अपने लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, इतना बड़ा सा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, शॉर्टकट। ठीक है, जो न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ अलोंग द स्ट्रिंग, जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसको स्ट्रिंग के अलोंग में अप्लाई करो, जिसका यूज करके एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होगा नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग की डायरेक्शन में कितना नेट फोर्स लग रहा है अपॉन टोटल मास।
वही जो स्ट्रिंग है उसके अलोंग में कितना सा फोर्स लग रहा है उसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं टोटल मास से। अब ये अपने पास में है, देखो स्ट्रिंग है ये, इस स्ट्रिंग के अलोंग में कितना सा फोर्स लग रहा है, तो इसमें नीचे की तरफ लग रहा है m2g, इस तरफ लग रहा है m1g। m1g है वो एक्सेलेट करवाना चाह रहा है, m2g उस एक्सेलेशन का अपोज कर रहा है। तो नेट फोर्स है वो क्या, और जो टेंशन है, टेंशन तो इक्वल और अपोजिट है, दोनों की दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो वो तो इंटरनल फोर्स हो गया, उसका कोई भी काम नहीं है। तो इस केस में जो एक्सेलेशन अलोंग द स्ट्रिंग आ जाएगा वो हो जाएगा m1g माइनस m2g। तो एक्स नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग बन जाएगा m1g माइनस m2g अपॉन टोटल मास, जो कि बन जाता है m1 प्लस m2। ये हो जाएगा इसका एक्सेलेशन। ओके, इस पे वेस्ट कुछ और क्वेश्चन है उनको करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से है अपने पास में, एक है 2 kg की स्ट्रिंग, एक है 4 kg की स्ट्रिंग। इस तरफ इसको खींच रहे हैं 10 न्यूटन से, इस तरफ इसको खींच रहे हैं 40 न्यूटन से। ठीक है, इस केस में एक्सेलेशन निकालना है। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। इसके अंदर में जो दोनों ब्लॉक हैं उन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो इसमें क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अलोंग वाली डायरेक्शन ये है, राइट में 10 है, लेफ्ट में 40 है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलेट करेंगे दोनों की दोनों। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, 40 माइनस 10, ये बन गया है नेट फोर्स अपॉन इसका जो टोटल मास है वो है 6। तो इसका आंसर हो जाता है 30/6, मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे इसका एक्सेलेशन निकाला जा सकता है। और देखो, और क्वेश्चन करता हूं। ऐसे है अपने पास में एक ब्लॉक जो कि है m2, इसके नीचे की तरफ भी है एक ब्लॉक जो कि है m1। m2 को रस्सी से बांध दिया है, m1 को भी एक रस्सी से बांध दिया है। ठीक है, सारी सरफेस स्मूथ है। इस केस में बताना है ये जो रस्सी है इसमें कितनी टेंशन होगी और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये निकालना है इसमें, फाइंड आउट एक्सेलेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। दोनों ब्लॉक है उनका एक्सेलेशन और टेंशन। देखो m1 है, m1 का वेट लग रहा होगा m1g, m2 का वेट लग रहा होगा m2g, m2 पे नॉर्मल भी लग रहा है, ये इस तरफ रस्सी से कनेक्टेड है तो रस्सी में टेंशन भी लग रहा है। ऐसा अपने पास में ये सिनेरियो बन गया है। तो m1 है वो एक्सेलेट करके नीचे जाएगा, m2 है वो एक्सेलेट करके राइट साइड में जाएगा। ये हमें पता चला है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। इधर की तरफ ये एक्सेलेशन से जा रहा है तो ये राइट की तरफ ए एक्सेलेशन से जाएगा। ये चीज़ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो इस चीज़ का यूज करके मैं निकालता हूँ एक्सेलेशन। एक्सेलेशन आ जाएगा नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अलोंग में ये m1g है, टेंशन है इधर, बाकी तो स्ट्रिंग के अलोंग है ही नहीं। तो एक्सेलेशन सिर्फ एक m1g की वजह से होगा, और दोनों का जो मास है वो क्या है, m1 प्लस m2। बस इतना सिंपल सा एक्सेलेशन का आंसर आ गया है। नेक्स्ट चीज निकालनी है टेंशन। टेंशन के लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम है उसका यूज कर लेते हैं। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेशन। इस पे लगने वाला नेट फोर्स सिर्फ एक ही है, राइट डायरेक्शन में टेंशन, इसका मास m2 है, एक्सेलेशन है m2 इंटू ए। बस अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। बस ये हो जाता है टेंशन और ये हो जाता है एक्सेलेशन। टेंशन को निकालने के लिए यहाँ का फ्री बॉडी डायग्राम भी यूज किया जा सकता था, उससे भी आंसर आ जाता, वहाँ से भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, अगर हमसे ये पूछ ले इसी सेम क्वेश्चन में पुली पे लगने वाला हिंज फोर्स कितना है। ठीक है, पार्ट बी करके लिख लेते हैं इसको, ये था पार्ट ए। फाइंड आउट हिंज फोर्स ऑन पुली। पुली जो है उसको मैंने माना है मासलेस।
पुली का खुद का कोई फोर्स नहीं है, बट पुली पे लगने वाला हिंज फोर्स है वो कितना होगा। देखो तो भाई ये है पुली। पुली का जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो पुली पे एक तो नीचे की डायरेक्शन में टेंशन लग रही है, एक इस तरफ डायरेक्शन में टेंशन लग रही है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसी को ये जो हिंज फोर्स है वो कैंसिल कर रहा है। हिंज मतलब कि इसको लगाने में जो फोर्स लगा है वो, ठीक है, मतलब इसके ऊपर में कितना सा फोर्स लग रहा है या इसके अंदर में कितनी सी टेंशन आ रही है। तो इस केस में जो हिंज फोर्स है वो बन जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे है, तो बन जाएगा √2t √2 m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये बन जाएगा पुली पे लगने वाला जो हिंज फोर्स है वो। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो और एक्सेलेटिंग बॉडीज पे क्वेश्चन करते हैं। ऐसा सा अपने पास में एक वेज है, इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इसमें इस डायरेक्शन में एक मास है m2, ऐसे सी है अपने पास में एक पुली, इस पुली के ऊपर से घूम के ये जो स्ट्रिंग है ये आ रही है, जो कि इस तरफ मास लगा वो है m1, ये जो एंगल है ये है थीटा। और अपने को गिवन है जो m1 है वो मास हैवी है एज कंपेयर टू m2। तो इस केस में हमें निकालना है जो दोनों ब्लॉक है उनका एक्सेलेरेशन। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। जो दोनों ब्लॉक है m1 और m2, इन दोनों का एक्सेलरेशन बताना है। बेटा सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी ये मुश्किल नहीं है। m1 का जो है वेट लिख देंगे वो क्या है m1g, m2 का जो वेट है वो होता है m2g, बट इसके दो कंपोनेंट आ जाते हैं, एक दो नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन, तो वो है नॉर्मल, और इसका वेट वाला ये कंपोनेंट आ जाता है m2g cos थीटा, और इसका जो इस तरफ वाला कंपोनेंट है वो आ जाता है m2g sin थीटा, क्योंकि ये एंगल भी थीटा ही बनता है। रस्सी के अंदर में इधर टेंशन टी आ जाएगी, इस तरफ टेंशन टी आ जाएगी। अब देखो m1 ज़्यादा हैवी है तो m1 नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, m2 लाइट है तो m2 ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका एक्सेलेरेशन इस तरफ है, इसका एक्सेलेरेशन है इस तरफ, तो नेट एक्सेलेरेशन बन जाएगा नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अलोंग में एक है m1g, दूसरी तरफ जो अपोज कर रहा है वो है m2g sin थीटा, तो m1g माइनस m2g sin थीटा अपॉन इन दोनों का जो टोटल मास है वो बन जाता है m1 प्लस m2। ये हो गया है इस पे जो दोनों ब्लॉक हैं दोनों का एक्सेलरेशन। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो इसी पे बेस्ड कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछता हूँ। ऐसा अपने पास में है केस, एक पुली है, पुली के साथ में एक मास को बांध दिया है जिसका मास की वैल्यू है m, यहाँ से एक फोर्स से इसको खींच रहे नीचे की तरफ में जो कि है 2/3 mg, और इसमें हमें निकालना है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, m मास का जो ये ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन बताना है। देखो निकालते हैं, पहले फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे, m1 का जो वेट है उसको लिख देंगे mg, और अब देखो इस डायरेक्शन में जो इस पर फोर्स लग रहा है वो है 2/3 mg, इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है mg। ऑब्वियस सी बात है mg ज़्यादा होगा 2/3 mg से, तो इसको मैंने ये कर देगा नीचे की डायरेक्शन में एक्शन, ठीक है, बस इससे आंसर आ जाएगा। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग में फोर्स है mg माइनस 2/3 mg डिवाइडेड बाई इसमें जो मास एक्सेलेरेट कर रहा है वो सिर्फ एक मास ही है जो कि है mg। mg में से 2/3 mg घटाया तो बच गया है 1/3 mg डिवाइडेड बाई m, तो m से m कैंसिल आउट, तो इसका जो एक्सेलेरेशन है वो बन जाएगा g/3। बस ये हो जाता है इसका आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं।
ऐसे है अपने पास में एक स्ट्रिंग, उससे रस्सी को बांधा हुआ है। इस तरफ का मास है 4, इस तरफ जो मास बांधा है वो है 4, इसके नीचे एक मास बांधा है वो है 2। ठीक है, तो इस तरीके का अपने पास में सिनेरियो है। और अपने पास में क्वेश्चन क्या है कि इस वाली स्ट्रिंग के अंदर में टेंशन निकालनी है। फाइंड आउट टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। ये वाली जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर में कितनी सी टेंशन होगी, ये है अपने पास में क्वेश्चन। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या रहेगा अपने पास में, एक्सेलेरेशन निकालना है। तो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग करना पड़ेगा। 4 का जो वेट है वो है 40, 2 का जो वेट है वो है 20, इस वाले 4 का जो वेट है वो है 40। ओके, राइट साइड में जो टोटल वेट है वो है 60 न्यूटन, लेफ्ट साइड में है 40 न्यूटन। या राइट साइड में है 6 kg, लेफ्ट साइड में है 4 kg। तो लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ जाएगी, राइट साइड नीचे की तरफ एक्सेलेरेट करेगी। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, राइट साइड में जिस फोर्स से खींच रहा है वो है 60 माइनस 40 अपॉन टोटल मास है 4 + 4 8 एंड 2 10। तो 60 माइनस 40 मतलब 20/10। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेट से ये एक्सेलेरेट करेंगी, कि एक्सेलेरेशन से ये एक्सेलेरेट करेंगी। अब 2 kg है, सिर्फ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। इसमें ऊपर की तरफ है टेंशन T, नीचे की तरफ है 20 और A है एक्सेलेरेशन। इसकी इक्वेशन में लिखूंगा तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। इस पे नेट फोर्स बन जाता है 20 माइनस टी, क्योंकि नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, 20 ज़्यादा है टी कम है, तो 20 माइनस टी लिखा। इसका मास है 2 इंटू एक्सेलेरेशन। 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो 20 माइनस टी इज इक्वल टू 4। टी की वैल्यू हो जाती है 20 माइनस 4, जो कि बनती है 16 न्यूटन। ये आ जाता है इसका आंसर। तो जो टेंशन इन स्ट्रिंग है वो ये आ गई। बस बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके अलावा तो और कुछ दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अब तक देखो हमने जो स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन है वो मोस्ट ऑफ स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन सोल्व कर लिए। बट एक और चीज आती है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में एक वर्क डन वाला कंस्ट्रेंट भी आता है। ठीक है, कि वर्क डन वाले मेथड से भी हम स्ट्रिंग का जो कंस्ट्रेंट है उसको निकाल सकते हैं। स्ट्रिंग में किस वेलोसिटी से कौन सी बॉडी मूव करेगी, ये सब उस केस में यूज किया जा सकता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने पास में वो है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ऑफ जीरो वर्क। स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट जिसके अंदर में वर्क है उसको जीरो किया जाता है, ऐसा कंसेप्ट है। ठीक है, स्ट्रिंग में एक कंस्ट्रेंट हम ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो वाला पढ़ा हुआ है, उसके बारे में बता देता हूं कि अगर मान लो दो ब्लॉक हैं ए और बी, इसकी वेलोसिटी है वी ए, इसकी वेलोसिटी है वी बी, और जो पुली है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो पुली की वेलोसिटी हो जाती है वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। एक कंस्टेंट ये पड़ा हुआ है, और अगर मान लो पुली रेस्ट पे है तो ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी इक्वल और अपोजिट होगी। ये चीज़ हम कर चुके हैं, पर हम जीरो वर्क वाला कर रहे हैं। तो अब इस केस में स्टार्ट करते हैं। अगर अपने पास में कुछ कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन आ जाती है तो उस केस में हम क्या कर देते हैं कि पावर डिलीवर्ड, पावर नहीं कर लेते, वर्क ही कर लेते हैं। वर्क डन बाय टेंशन। ठीक है, क्योंकि टेंशन अपने पास में इस केस में जो वर्क डन डिलीवर करती है, या जो टेंशन वर्क डन कर रही होती हैं किसी भी पुली ब्लॉक सिस्टम पे, जो ब्लॉक्स हैं उनके ऊपर में, वो वर्क डन होगा जीरो। तो टेंशन और जो डिस्प्लेसमेंट है उनका जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू आएगी जीरो। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है वो आएगा जीरो, और टेंशन और एक्सेलेरेशन का डॉट प्रोडक्ट आएगा जीरो। इसका अगली बार डिफरेंशिएशन किया तो ये बन जाता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ एक्सेलेरेशन पे एक पेस्ट आएगा, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में कैसे, किस तरीके के क्वेश्चंस में ये सब अप्लाई करना है। तो एक एग्जांपल है, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ।
ऐसी सा अपने पास में एक सीलिंग है। यहाँ पे एक ब्लॉक बना हुआ है M1, यहाँ पे जो ये है दूसरा वो है M1 और M2 अपने पास में दो ब्लॉक हैं, और इस तरीके से ये एक रस्सी है जो इस पे घूम के जा रही है मल्टीपल पुलीज पे। इस तरीके से ये अपने पास में सिनेरियो है। इस केस में हम वो वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करते हैं। इस पे एक ब्लॉक है M1, एक ब्लॉक है M2। M1 जो है मान लेते हैं वो अगर नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है A1 एक्सेलेरेशन से, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल जो M2 है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि रस्सी यहाँ से जैसे जैसे नीचे होगी तो यहाँ से रस्सी टाइट होती हुई चली जाएगी, तो ये A2 एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन है उनको देखो कैसे करना है। M1 वाला ब्लॉक है उसमें टेंशन लिखेंगे, तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन मान लेते हैं T, ठीक है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T मान ली है, यहाँ पे भी टेंशन T हो जाएगी, यहाँ पे भी टेंशन T हो जाएगी, इधर पे भी T, इधर पे भी T, और इधर पे भी T। ये T और T है, तो इधर पे जो टेंशन है वो बन जाएगी 2T, नीचे वाले एंड पे ऊपर की तरफ 2T, सिमिलरली यहाँ पे नीचे वाले एंड पे ऊपर की तरफ 2T, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहेगा, मतलब कि इसमें 1 2 3 4 5 बार यही रस्सी घूम के गई है, तो इस पे लगने वाली जो टोटल टेंशन है वो 5T बनेगी। हमने जो तरीका सोल्व किया है इससे भी ऊपर की तरफ टेंशन कितनी बन रही है, 5T। तो अब यहाँ पे अपने पास में जो कंस्टेंट है वो क्या है, टेंशन डॉट ए, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। तो टेंशन है ऊपर की तरफ में, A1 है नीचे की तरफ में, तो फर्स्ट में आ जाएगा T डॉट A1 प्लस नेक्स्ट में जो टेंशन है इस ब्लॉक M2 वाले ब्लॉक में जो टेंशन है वो है 5T, ठीक है, उसका जो हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं A2 के साथ में, इन दोनों का सम करेंगे तो 0 आना चाहिए। ये दोनों को कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट हो जाता है -T इंटू A1, इसमें हो जाता है +5T इंटू A2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से T तो कैंसिल ही हो जाएगा, 5A2 है इसकी वैल्यू बन जाएगी A1, ठीक है। तो अपने पास में A2 है उसको लिखा जा सकता है, A2 की वैल्यू हो जाएगी A1 अपॉन 5। तो इस वाले ब्लॉक है इसके एक्सेलेरेशन को A1 अपॉन 5 भी लिखा जा सकता है। ये हो जाता है अपने पास में जो टेंशन वाला कंस्टेंट है वो, ठीक है। इसका मतलब हमें देखो क्या ध्यान रखना है, सिंपली क्या है, यहाँ से एक चीज़ को ध्यान रखना है, टेंशन और ए का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, तो टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलेरेशन, या एक्सेलेरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। जहाँ पे टेंशन T है वहाँ का एक्सेलेरेशन अगर A है, तो जहाँ पे टेंशन 5T है उसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा A अपॉन 5। बस टेंशन 5 गुना हो गई है तो उसका एक्सेलेरेशन 1 अपॉन 5 टाइम्स हो जाएगा। ये इसमें कंस्टेंट है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं याद रखने की ज़रूरत है। इस पे बेस्ड अपने लेवल का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। तो ये है अपने पास में क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर में 4 kg वाला जो ब्लॉक है उसका एक्सेलेरेशन हमें गिवन है, उसका एक्सेलेरेशन है A, तो हमें 8 kg वाले ब्लॉक है उसका एक्सेलेरेशन निकालना है। तो इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो इसमें टेंशन लिख लेंगे, 4 kg वाले में जो टेंशन है वो T है, इस पूरी रस्सी में यहाँ पे भी टेंशन T है, यहाँ पे भी टेंशन T है। अब इस 8 kg की अगर मैं बात करूँ तो 8 kg वाली पुली में इस तरफ की टेंशन है 2T, यहाँ की टेंशन भी है, तो इसके अंदर में जो टेंशन है वो 2T है, इसके अंदर में जो टेंशन है वो है T। तो अगर अपने पास में T के कोरस्पोंडिंग एक्सेलेरेशन A है तो 2T के कोरस्पोंडिंग जो एक्सेलेरेशन है वो रहेगा A बाई, बस ये इतना सा आंसर है। 8 kg है जो उसका एक्सेलेरेशन है वो हो जाएगा A बाई 2, बस।
ये था अपने पास में ये कंस्ट्रेंट। इसके अलावा इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एडवांस में जब हायर लेवल के क्वेश्चन आते हैं तब वहाँ पे ये ज़्यादा काम में आता है। अपने लिए तो बाकी सारे तरीके भी सेम ही हैं, ज़्यादा कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो पहले तरीके सिखाए हुए हैं कंस्ट्रेंट मोशन के, उनसे भी आंसर आ जाता। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है रॉकेट प्रपल्सन। ये अपने पास में एक बिल्कुल सिंपल सा प्रिंसिपल है कि किस वजह से अपना जो रॉकेट है वो उड़ पाता है। रॉकेट है, उसके प्रपल्सन में जो मेन रोल आता है, जो इसका प्रिंसिपल है, वो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसका काम आता है रॉकेट प्रपल्सन को पढ़ने के लिए। देखो इस तरीके से है एक रॉकेट, ये है रॉकेट। तो रॉकेट क्या कर रहा होता है रॉकेट उड़ने के लिए? ठीक है, रॉकेट जो गैसेज हैं उनको पीछे की डायरेक्शन में थ्रो करता है हाई स्पीड से। ठीक है, जिसकी वजह से रॉकेट गैसेज के ऊपर में एक पुश लगा देता है, जिस पुश को बोला जाता है एफ फोर्स। ठीक है, कोई फोर्स एफ से उस गैसेज को पुश कर रहा है, तो गैसेज हैं वो रॉकेट के ऊपर जो फोर्स लगा रही होंगी उसकी वैल्यू भी हो जाएगी एफ। ये हमने एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से लिखा है। ठीक है, तो पहली चीज तो यही है इसमें। तो इसके बारे में लिख लेते हैं, रॉकेट थ्रोज गैसेज विद स्पीड v। रॉकेट गैसेज को पीछे की तरफ थ्रो कर रहा है v स्पीड से, विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट, रॉकेट के रेस्पेक्ट में, एट मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट ऑफ dm/dt। तो किसी छोटे से टाइम t के अंदर में जो मास फ्लो करता है वो है dm/dt। ठीक है, तो रॉकेट का फोर्स निकाल लेता हूं मैं, गैसेज पे कितना होगा। तो फोर्स ऑन गैसेज बाय रॉकेट, उस फोर्स को मैं लिख देता हूं, फोर्स का वैल्यू आ जाती है dp/dt। ठीक है, d/dt ऑफ m इंटू वी, क्योंकि वेलोसिटीज को कांस्टेंट रेट से पीछे की तरफ फेंक रहा है v स्पीड से, तो v अपने पास में बाहर आ जाएगा इंटू dm/dt। तो जो फोर्स है गैस के ऊपर में रॉकेट का, उसकी वैल्यू आ जाती है F इज इक्वल टू वी इंटू dm/dt। ठीक है, जिस रेट से मास फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू मैंने लिख दी है dm/dt। तो फोर्स लग गया है, वो हो गया है v इंटू dm/dt। तो न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से क्या कह सकते हैं कि जो गैस है वो रॉकेट पे जो फोर्स लगा रही है उसकी वैल्यू भी सेम होगी। तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से फोर्स ऑन रॉकेट बाय गैसेस, गैसेस ने रॉकेट पे कितना फोर्स लगाया है वो, तो उसकी वैल्यू भी हो जाती है v इंटू dm/dt। ठीक है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्योंकि ऊपर की तरफ लग रहा है तो इसलिए इसको थ्रस्ट फोर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज थ्रस्ट फोर्स, इसलिए इसको थ्रस्ट फोर्स भी बोल देते हैं। तो ये अपने पास में है, मेन जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ इतना ही है। इसके बाद में देखो कैसे इसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो हम बना देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रॉकेट, रॉकेट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो रॉकेट है ये, रॉकेट पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है अपवर्ड वाला फोर्स, नीचे की तरफ लग रहा है इस पे mg। अब मान लेते हैं रॉकेट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है a, ये हमने मान लिया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, F माइनस mg, ये है नेट फोर्स इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। बस ये बन गई है इक्वेशन। फोर्स की जगह पे पुट कर सकते हैं v इंटू dm/dt। तो इतना सा होता है रॉकेट का प्रिंसिपल। रॉकेट में इससे ज़्यादा हमें कुछ भी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तुरंत स्पीड में चटका देंगे, क्वेश्चंस को ज़्यादा दिक्कतें नहीं देंगे। तो ये है अपने पास में रॉकेट पे बेस्ड क्वेश्चन। इन ए रॉकेट फ्यूल बर्न एट ए रेट ऑफ 2 kg पर सेकेंड, रॉकेट में जो फ्यूल है वो 2 kg पर सेकेंड से बर्न होता है।
ठीक है। द फ्यूल गेट इजेक्टेड फ्रॉम रॉकेट एट ए स्पीड ऑफ, इसकी वजह से जो गैस बन रही है वो इजेक्ट कर रही है, वो इजेक्ट कर रही है 2 किलोमीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये अपने पास में रॉकेट को प्रोवाइड कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, तो रॉकेट का मास है वो निकालना है। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है। रॉकेट का सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। ऊपर की तरफ में जो थ्रस्ट फोर्स है वो रहेगा, नीचे की तरफ में mg रहेगा। अब इस रॉकेट का जो एक्सेलरेशन है वो है 0, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से रॉकेट चल रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी होने का क्या मतलब है कि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो है 0। इसका मतलब है जितना अपवार्ड फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स है। अपवार्ड फोर्स है उसको लिख दिया है v इंटू डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू रॉकेट का मास इंटू जी। कितनी वेलोसिटी से रॉकेट की गैसेज है वो थ्रो करी जा रही हैं, तो वो है 80,000 मीटर पर सेकंड, 80,000 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 80,000 मीटर पर सेकंड, 80 किलोमीटर पर सेकंड। इनटू रॉकेट का जो मास है वो डिक्रीज हो रहा है 2 kg पर सेकंड से, इंटू 2 मास ऑफ रॉकेट इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू है 10। तो ये हो गया है, तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, मास की वैल्यू क्या हो जाती है 16,000 kg। तो जो रॉकेट है उसका मास है 16,000 kg। बस ये है इसका क्वेश्चन। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट है क्वेश्चन इसी टाइप का, क्वेश्चन को पूछता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, रॉकेट है जिसका मास है 5,000 kg, जो गैसेस को इजेक्ट कर रहा है 5 kg पर सेकंड, एक सेकंड में 5 kg पर सेकंड से। ठीक है, रिलेटिव स्पीड ऑफ रॉकेट हमें निकालनी है जब रॉकेट का जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो रॉकेट का सबसे पहला काम रहेगा अपने पास में रॉकेट का जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो निकालना। ये अपने पास में रॉकेट, रॉकेट पे ऊपर की तरफ जो थ्रस्ट फोर्स है वो लगता है, नीचे की तरफ है रॉकेट का मास। अब रॉकेट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे इक्वेशन है वो लिखता हूँ, F माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो F माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। रॉकेट पे लगने वाला जो फोर्स है वो लिखता हूँ पहले। जो फोर्स है उसको लिखा जा सकता है, उसको अभी एफ ही छोड़ देते हैं क्योंकि एम जी और एम ए हमें पता ही है। एम जी इसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा 5,000 इंटू 10 मतलब 50,000 न्यूटन, और ये राइट साइड में चला गया तो एम ए 5,000 इंटू 2, तो इसकी वैल्यू हो जाती है, ये 10,000 बनेगा, ये बनेगा 50,000, तो 60,000 न्यूटन, 60,000 न्यूटन है वो आ गया है फोर्स की वैल्यू। बट हमें जैसा कि पता है v इंटू डी एम बाई डी टी ये थ्रस्ट फोर्स होता है, तो ये है 60,000। ठीक है, तो अब देखो जो वेलोसिटी है वो है अपने पास में, वेलोसिटी ही तो निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी। मास फ्लो रेट है वो है 5 इज इक्वल टू 60,000। वेलोसिटी की वैल्यू हो जाती है 60,000 अपॉन 5। तो जिस वेलोसिटी से गैस इसको थ्रो कर रहा है उसकी वैल्यू है 12,000 मीटर पर सेकंड। ये बन गया है अपने पास में क्वेश्चन, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बन गया है। अब इसी के अंदर में अपने पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है। इसमें हमें निकालना है फाइंड आउट एक्सेलरेशन आफ्टर 1 मिनट। जो रॉकेट है उसका एक्सेलरेशन बताना है 1 मिनट के बाद में कितना होगा। ये क्वेश्चन अपने लिए अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बन चुका है, इसको समझना अपने लिए अब थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है एज कंपेयर टू बाकी कोई भी सिनेरियो। ओके, देखो तो बेटा 1 मिनट बाद में जो मास है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 से मैं लिख देता हूं। पहले इसका जो मास था वो कितना था 5,000 kg, 5,000 kg। हर एक सेकंड जो मास है वो कितने से कम हो रहा है, तो मास फ्लो रेट जो है वो है 5 kg पर सेकंड। हर एक सेकंड एक, मतलब एक सेकंड में 5 किलो मास कम हो रहा है, और 1 मिनट में है 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में कितना मास कम हो जाएगा, तो 60 इंटू 5 kg। तो ये बन गया है 5,000 kg माइनस 300 kg।
अभी जो रॉकेट का मास हो गया है वो हो चुका है 4700 kg। अब ये अपने पास में सिनेरियो बन चुका है। अब देखो जो रॉकेट है उसमें और कोई भी चेंज नहीं आया है, अब थ्रस्ट उसका सेम ही रहा है। अब भी उसका अब थ्रस्ट फोर्स है वो कितना है, 60,000 न्यूटन। नीचे की तरफ इसका जो वेट है वो बन चुका है 47,000 47,000 न्यूटन। अब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा और इसका एक्सेलेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो 60,000 में से 47,000 को घटाया, इसको मैंने डिवाइड किया है इसके मास से। ठीक है, अब इस जो रॉकेट है उसका मास हो चुका है 4700 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 13,000 अपॉन 4700 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 13,000 को 4700 से डिवाइड करेंगे तो जो कि आ जाएगा 2.76 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको इसी अप्रोच से हमें सोल्व करना होगा।